तो हेलो दोस्तों, जहां दुनिया रॉकेट की तरह भाग रही है, लेकिन हम लोग सभी भूल चुके हैं कि भागने से पहले चलना सीखना पड़ता है। उसी तरह अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स के बारे में सीखना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, कैसे डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कन्वर्ट होता है और क्या क्या चीज़ें वेब डेवलपमेंट में पढ़ने से पहले चीज़ों को क्या सीखना पड़ता है। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। जहां समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, उसी टाइम 1990 में वेबसाइट्स का लॉन्च हुआ। उस टाइम वेब 1.0 इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें वेबसाइट्स HTML एंड CSS से बनते थे। उस टाइम के वेबसाइट्स स्टैटिक होते थे, जहां पे यूजर्स वेबसाइट के साथ या किसी भी एप्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। ये वेबसाइट सिर्फ रीड ओनली के लिए काम करते थे। इस वेबसाइट में नॉर्मली यूजर्स सिर्फ पढ़ पाते थे, इसीलिए इस वेबसाइट को रीड ओनली बोलते हैं। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, सिस्टम को बढ़ाया गया। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ 2004 में वेब 2.0, जिसमें रीड के साथ साथ राइट का भी काम हो रहा था। अगर हम बात करें यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, यहाँ पे यूजर्स ना सिर्फ चीज़ों को पढ़ पा रहे थे बल्कि लिख भी पा रहे थे। अब एक एग्जांपल, यूट्यूब में हम अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप में हम अपने मैसेज भेजते हैं और यहाँ तक कि फेसबुक में अपने सोशल मीडिया का पोस्ट अपलोड करते हैं। तो ये सब काम यूजर्स अपने एंड से राइट भी कर पा रहा था, जो सबसे बड़ा वेब 2.0 का प्लस पॉइंट निकला कि यूजर्स को पूरा इंटरेक्शन दिया गया। अब ये वेबसाइट्स स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक बन रहे थे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में जावास्क्रिप्ट का इंट्रोड्यूस हुआ, तब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक्सेस हुई। लाइक अपने UI डिज़ाइन को इंटरेक्टिव बना रहे थे, एनिमेटेड बना रहे थे और इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हुआ। फिर आया वेब 3.0, जो अभी भी इमर्जिंग पे है, जहाँ पे डेटा को डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम स्टोर कर रहे हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? पहले क्या था कि जहाँ पे सर्वर्स थे वहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा रहा था, पर टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इन्हांस करके अब के समय में वेब 3.0 में एक नया चीज़ एडवांस हुआ, जिसमें कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। मतलब यहाँ पे डेटा आपके ही सिस्टम पे स्टोर होगी, आपका डेटा किसी और सिस्टम पे स्टोर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा एक्चुअली जाता कैसे। तो नॉर्मली जब हम टेक्स्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को या अपने पेरेंट्स को, तो जब हम लिखते हैं हाय, हेलो या हाउ आर यू, तो वो डेटा कुछ स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रैवल कैसे करती है। तो फिर इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जब हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो मैसेज बहुत सारे टुकड़ों में बट जाते हैं। उन टुकड़ों को बोलते हैं पैकेट्स। मतलब जो आपका डेटा जब आप किसी को भेज रहे होते हो तो वो डेटा हवा में उड़ता है, यानी इंटरनेट में, और इंटरनेट में वो छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं। उस पैकेट्स में चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपके डेटा के होते हैं। लेकिन उस पैकेट्स के पास दो मेजर चीज़ होते हैं, पहला हेडर और दूसरा पेलोड। हेडर वो चीज़ है जिसके पास सेंडर यानी आपका डेटा और दूसरा रिसीवर जिसके पास आप भेज रहे हो, उन दोनों का डेटा होता है। और पेलोड के पास एक्चुअल डेटा होता है कि आप भेज क्या रहे हो। इट मीन्स कि हेडर के पास आपका रिकॉर्ड और रिसीवर का रिकॉर्ड होता है, और पेलोड के पास वो एक्चुअल डेटा होता है जो आप भेज रहे होते हो। तो इस तरह से डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रैवल करता है। पर ट्रैवल करने के दौरान वो कुछ रूल्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, जिसका नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल्स। ये इसलिए यूज करते हैं
अगर लेट सपोज एक एग्जांपल, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें तो क्या हम लोग सभी अच्छे से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। उसी तरह जब भी डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है तो उस रूल्स को फॉलो करता है, जिससे डेटा की रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और डेटा विदाउट कोई एरर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंच सके। नॉर्मली जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उस टाइम दो लोगों की जरूरत होती है, किससे हम बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। उसी तरह पूरा फुल स्टैक एक एप्लीकेशन दो साइड पे काम करता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड वो साइड है जिसमें क्लाइंट से जो हैंडल करते हैं, और बैक एंड वो साइड है जहाँ पे सर्वर होता है, जहाँ से डेटा हम सर्व करते हैं। तो अगर इसको इजी वे में समझें तो कुछ ऐसे समझो कि आप जब किसी भी ऐप को खोले, लाइक जोमेटो को, और जोमेटो पे जाके सर्च किए रेस्टोरेंट का नाम या किसी भी फूड आइटम का नाम, तो जब वो यूज़र ने सर्च किया तो वो है जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया, और सर्वर पे पड़े हुए यानी एक रेस्टोरेंट पे पड़ा हुआ आइटम वहाँ से फेच हुआ और आपके एप्लीकेशन पे शो हुआ कि हाँ आपको ये आइटम चाहिए। तो इसमें टोटल 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि एक फ्रंट एंड होता है जिसमें क्लाइंट साइड होती है, और दूसरा बैक एंड होता है जहाँ पे सर्वर का साइड होता है। फ्रंट एंड वो पार्ट है एप्लीकेशन का जहाँ पे यूजर्स डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है ब्राउजर के साथ, मतलब ये डायरेक्ट जो सर्वर के साथ जो इंटरेक्ट करता है। कैसे? वेब ब्राउजर्स पर जब यूजर कुछ सर्च कर रहा होता है। अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होते हैं? तो नॉर्मली हम यूज करते हैं HTML जिसमें स्ट्रक्चर बनते हैं, CSS जिससे स्टाइलिंग होती है, और जावास्क्रिप्ट जिससे फंक्शनैलिटी है जो इंटरेक्ट होती है। इसके हेल्प से यूजर को रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सपीरियंसेस और विजुअल डिजाइन अच्छा मिलता है। अब बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड अगर समझना है या सर्वर समझना है तो सर्वर एक ऐसा समझो प्रोग्राम है या एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी कि मान लो एक ऐसा टीचर जिसको सब कुछ का ज्ञान है और कोई स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन डाउट है, तो वो नॉर्मली टीचर के पास गया और अपना एक क्वेश्चन पूछा और टीचर ने उसको वो जवाब दे दिया, तो वो टीचर को हम कह सकते हैं सर्वर। उसी तरह यहाँ पे जब क्लाइंट ने कोई भी डेटा को रिक्वेस्ट किया तो सर्वर के पास पहले से वो सब डेटा अवेलेबल होता है और वहाँ से वो डेटा वापस से यूजर के पास भेजता है। ये बेसिक सा काम है सर्वर का। ये एक रिमोट सर्वर होता है, एकदम कंप्यूटर सिस्टम की तरह। ये कोई इंसान नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम है जिसको प्रोग्राम करके हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मेजरली Node.js, पाइथन, PHP, जावा और डेटाबेस में MySQL या MongoDB यूज करते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है APIs को हैंडल करना, डेटाबेस को मैनेज करना, लाइक क्रिएट डेटाबेस, यूजर का क्रिएट अकाउंट, डिलीट, अपडेट, ऐसा टाइप का। अगर बात करें डेटाबेस के हेल्प से और सर्वर साइड के मदद से हमें यूजर्स को सिक्योरिटी भी मिलती है। हम इंटीग्रेट कर पाते हैं फ्रंट एंड के साथ जिससे डेटा इजीली वे में 2 वे कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन इस पूरे कोर्स में हम फोकस करेंगे Node.js पे, क्योंकि हमारा फुल स्टैक जो है वो पूरा जो मर्न टेक्नोलॉजी पर है जिसमें N for Node.js। अब बात करते हैं वेबसाइट्स के बारे में। तो वेबसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक ऐसे समझो कि वैसे टाइप के वेबसाइट्स जिसमें हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर हम नॉर्मल किसी ब्लॉग वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को हम पढ़ते हैं, किसी के बारे में समझते हैं और सिर्फ रीड करने का काम करते हैं। लेकिन अब बात करें डायनेमिक वेबसाइट्स में। डायनेमिक वेबसाइट समझो, एक सबसे बड़ा एग्जांपल इंस्टाग्राम। जब भी आपको कुछ सोशल मीडिया का पोस्ट या रील देखते हैं तो वहाँ पे आप जो लाइक भी कर पाते हैं, तो वो आप क्लाइंट और प्रोजेक्ट्स के साथ, यानी बोल सकते हो उस वेबसाइट के साथ आप इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन का ऑप्शंस हमें जो मिलता है वो डायनेमिक वेबसाइट में मिलता है, स्टैटिक में नहीं। ये मेजर डिफरेंस होता है। स्टैटिक वेबसाइट्स आप नॉर्मली HTML एंड CSS से भी बना सकते हैं,
पर डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। तो अब बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के बैकबोन के बारे में, यानी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसा समझो कि जो आपको इंटरनेट देता है, यानी मोबाइल डेटा देता है, कॉलिंग करने के लिए देता है। कैसे? नॉर्मल जो फेमस कंपनीज है, जियो, एयरटेल, BSNL, ये सब इंडिया में सबसे मेजरली वैल्यूबल कंपनी है। अब इसका काम क्या है तो समझो। होता क्या है कि जब आप रिचार्ज करवा लेते हो तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब आप मोबाइल डेटा ऑन करते हो तो आपको IP एड्रेस देता है। आपने सुना होगा या CID में सुना होगा कि अगर आप कुछ भी अनएथिकल काम करते हो तो CID टीम या पुलिस टीम आपको पकड़ लेती है। एक्चुअली वो आपको नहीं पकड़ती है, वो आपके डिवाइस में जब आप इंटरनेट कनेक्ट करके कुछ अनएथिकल काम कर रहे होते हो तो वो IP एड्रेस के थ्रू पकड़ पाती है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि इंटरनेट अगर बंद कर दिया जाए तो IP एड्रेस बंद हो जाती है? जी हाँ, अगर आपका इंटरनेट बंद है तो IP एड्रेस भी खत्म हो जाती है। वहाँ पे आता है MAC एड्रेस, लेकिन मेजरली IP एड्रेस के थ्रू ही टीम या पुलिस टीम आपको पकड़ पाती है। अब है जो बात करते हैं DNS के बारे में। DNS क्या होता है? DNS का मतलब हुआ डोमेन नेम सिस्टम। अब ये क्या होता है? तो कोई भी वेबसाइट्स जब बनती है तो उसका एक एड्रेस होता है, या तो फिर IP4 एड्रेस या IPv6 एड्रेस। बट ये एड्रेस को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें कि किसी भी इंसान का घर कहाँ होता है तो उसका हर इंसान का खुद का एक एड्रेस होता है। उसी तरह हर एक वेबसाइट का खुद का एक एड्रेस होता है, पर उस एड्रेस यहाँ पे जो एड्रेस होती है वो 16 बिट या 60 नंबर ऑफ डिजिट्स में होते हैं, जो मेजरली याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक नया सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका नाम है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मेजर जो काम है वो क्या है कि उस जो यूनिक नंबर ऑफ एड्रेस जो होते हैं उसको कन्वर्ट करता है एक नेम में। जैसे मैं अगर बात करें google.com, एक्चुअली उस वेबसाइट का नाम google.com नहीं है, उसके पास खुद का कुछ IP एड्रेस होगा जो ऐसे कुछ करके होगा, बट उस एड्रेस को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है यूज़र के लिए। इसीलिए यहाँ पे DNS का यूज करके उस पूरे IP एड्रेस को हम कहते हैं google.com। इसी तरह हर एक वेबसाइट का खुद का एक IP एड्रेस होता है और उसी एड्रेस को हम चेंज करते हैं DNS में और उसको एक नेम देते हैं जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी ब्राउज़र में जाके सर्च करते हैं और आपको वो एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी आप ब्राउज़र पर कोई भी क्यूरी है जो सेंड करते हैं तो वो जाता है DNS के सर्वर पे जहाँ पे सारे के IP एड्रेस स्टोर होते हैं और वो मैच करता है कि कौन सा सर्वर और कौन सा एड्रेस साथ ये मैच कर रहा है और वो फिर आपको जो रिटर्न बैक दे देता है। तो आप ऐसे समझो। तो बात करें नॉर्मल कि जब भी आप वेबसाइट्स को किसी भी ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो वो DNS के सर्वर पे जाता है। DNS के सर्वर पे उसका IP एड्रेस होता है, वहाँ से वो मैच करता है और मैच करके फेच करता है और उस वेब एप्लीकेशन को आपके ब्राउज़र पे शो करता है और उसके बाद आप वेबसाइट्स पर क्लिक करके उसके पूरे कंटेंट को पढ़ पाते हैं। तो मेजर काम उस एड्रेस का था, बट DNS उसको इसलिए ईजी बनाता है जिसके थ्रू आप उस नंबर को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप भी फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। लिंक है जो कैप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।